दोस्तों, मैं हूं विद्या और पंचायती राज की सीरीज़ में जो कि हम लोग चैप्टर वाइज पूरा लाइन से हर एक चैप्टर को विथ एक्सप्लेनेशन एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहे थे, उसी में हम लोग आज आए हैं चैप्टर 11 में। और चैप्टर 11 में पंचायतों की निधियां और कर अधिरोपित करने की शक्ति है। इसमें मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा धारा भी बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और बाद में आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। इस चैप्टर के साथ ही साथ में पीछे ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग भी कंप्लीट करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243H में दिया है ना, अनुच्छेद 243H में दिया है पंचायत निधियों को कर अधिरोपित करने की शक्ति। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 7 के अंतर्गत दिया है। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था ना 1993, उसमें अध्याय 7 के अंतर्गत है कर अधिरोपित करने की शक्ति। और भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 243H में है। ठीक है, अब देखो धारा 66 ना पंचायत की निधि बोलता है। क्या बोलता है? पंचायत की निधि। तो इसी के साथ ही साथ आप याद कर लीजिए कि धारा 77 क्या बोलता है? लिख लीजिए, पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति। क्या है? पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति बोला है धारा 77, कर अधिरोपित करने की शक्ति। ठीक है, और धारा 66 क्या बोलता है? पंचायत निधि बोलता है। ओके, चलो यहाँ पे 2 धारा हो गई। देखो, पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में एक निधि होगी मतलब कि एक कोष होगा जो पंचायत निधि के नाम से जानी जाएगी और जिसमें पंचायत की समस्त प्राप्तियां एवं राशियों को रखा जाएगा। ठीक है, रखा जाएगा। अच्छा, तो ये कहाँ पे हो सकता है ये निधि? क्या अपने पास रखेंगे क्या तिजोरी उजोरी में? नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर किस में कर सकते हैं? सरकारी बैंक में कर सकते हैं, अनुसूचित बैंक में कर सकते हैं, है ना। ये देखो, डाकघर में कर सकते हैं, सरकारी बैंक में कर सकते हैं, है ना। और उसके निकटतम जो भी निकट पड़े वहाँ पे इन लोग अपना अकाउंट ओपन करके वो अपना जो भी पैसा उन लोगों को मिलता है तो उसको वो क्या कर सकते हैं? वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये कौन से आर्टिकल में था? धारा 66 में था। फिर नेक्स्ट है पंचायत निधि से रकम आहरित करना। अब देखो, पैसा तो उन्होंने रख लिया पोस्ट ऑफिस में, सरकारी बैंक में, है ना, रख दिया। उसके बाद में अब उसको आहरित करना मतलब निकालना है। आहरित करना मतलब क्या होता है? निकालना। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए ना 2-4 लोगों का साइन लगता है। उसमें 2-4 लोग कौन होंगे? तो ग्राम पंचायत अगर निधि बना के उन्होंने रखा हुआ है तो उसमें ना 2 लोगों का साइन लगेगा, सरपंच और सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर लगेगा। ठीक है, सरपंच और सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर लगेगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज सरपंच नहीं है या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि सचिव नहीं है, तो अगर दोनों में से कोई एक नहीं है ना, तो सचिव अगर अनुपस्थित है तो जनपद पंचायत, मतलब ये ऊपर वाला लेवल जनपद पंचायत, यहाँ पे ना ये एक सीईओ या विहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा। सीईओ या विहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा कि जाओ भाई साइन कर दो और पैसा निकालने में उनकी मदद करो। ठीक है, तो जनपद पंचायत का जो सीईओ है ना, विहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा अगर सचिव अनुपस्थित है तो। उसके बाद में अगर जनपद पंचायत निधि से पैसा निकालना है तो क्या होगा? सीईओ और सहायक लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा, है ना। वहाँ का जो सीईओ है और सहायक लेखा अधिकारी है, ठीक है, सहायक लेखा अधिकारी, इसको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, AAO बोला जाता है। ठीक है, तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के संयुक्त हस्ताक्षर से, और वहाँ का जो सीईओ है ना, जो सचिव, जैसे ग्राम पंचायत में सचिव होता है और जनपद पंचायत में सीईओ होता है, तो सीईओ और सहायक लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निकल जाएगा। लेकिन अगर सपोज सहायक लेखा अधिकारी अगर वहाँ पे अनुपस्थित है तो इसके बड़ा लेवल मतलब कि यहाँ पे कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर ना विहित अधिकारी नियुक्त करेगा। क्या करेगा? कलेक्टर विहित अधिकारी नियुक्त करेगा और बोलेगा जाके साइन कर दो, तो फिर पैसा निकल जाएगा जनपद पंचायत में। ठीक है, तो सहायक लेखा अधिकारी अगर अनुपस्थित है तो कलेक्टर ना एक विहित अधिकारी नियुक्त करेगा जिससे पैसा निकल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है जिला पंचायत निधि से अगर पैसा निकालना है तो यहाँ पे भी सीईओ होता है, प्रशासनिक प्रमुख, है ना। तो सीईओ और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से लिखेगा। ठीक है, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, यहाँ पे सहायक लेखा अधिकारी था और वही जो वरिष्ठ हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, उनका कार्यकाल थोड़ा सा अच्छा 10-15 साल कार्य करने के बाद वरिष्ठ लेखा अधिकारी बन जाते हैं, तो वो उसके हस्ताक्षर से निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है
कि यहाँ पे कोई और अधिकारी इसके अगर संयुक्त वरिष्ठ लेखाधिकारी अगर नहीं उपस्थित है या फिर सीओ, यहाँ का सीओ उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बोला गया है कि किसके हस्ताक्षर से होगा करके, ठीक है, और कौन को किसी को कौन नियुक्त करेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है। बस यहाँ पे सचिव, ग्राम पंचायत लेवल पे सचिव उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे जनपद पंचायत का जो रहेगा, मतलब कलेक्टर जो सीईओ रहेगा वो विहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा, जनपद पंचायत का सीईओ। और जनपद पंचायत में अगर कोई अनुपस्थित है ना, सहायक लेखा अधिकारी अगर अनुपस्थित है तो कलेक्टर द्वारा विहित प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, लेकिन जिला पंचायत में ऐसा कुछ बात नहीं बोला गया है। ओके। जनपद एवं जिला पंचायत की पंचायत निधि से रकम आहरित करने निकालने के से पूर्व सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक है, ठीक है। सामान्य प्रशासन जो समिति है ना, उससे अनुमोदन लेना आवश्यक है। पंचायत निधि की समस्त प्राप्तियां और उससे आहरण की जानकारी ना पंचायत के आगामी सम्मेलन में रखी जाएगी। जो भी निकाला गया है पैसा, उसकी सबकी जानकारी ना किसके पास रखी जाएगी, सम्मेलन जो होगा ना उसमें रखी जाएगी। पंचायत के जो आने वाला सम्मेलन है उसमें कितना पैसा निकाला गया था इस काम से, इस काम के लिए। और पंचायत ना 5,000 रुपये से ज़्यादा कैश भुगतान नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा होने पर इसका भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो कैश भुगतान नहीं करेगी 5,000 से ऊपर, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो पूरा चेक के माध्यम से होगा। वैसे मैक्सिमम जो लेन देन यहाँ पे होता है ना, निकालना डालना ये सब चीज़ करना चेक के माध्यम से ही होता है, क्योंकि उनके पास वो रहे, एक डॉक्यूमेंट रहे कि ये देखो हमने निकाला है या डाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 5,000 से ऊपर है तो उसको चेक के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो धारा 68 क्या बोलता है। धारा 68 बोलता है पंचायत निधि से सहायता अनुदान देने की शक्ति, पंचायत निधि से सहायता अनुदान देने की शक्ति। अच्छा, धारा 66 में क्या था, पंचायत निधि था। और धारा 77 में क्या था, पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति थी। और यहाँ पे धारा 68 में क्या बोला है, पंचायत निधि से सहायता अनुदान, मतलब सहायता का अनुदान देने की शक्ति। तो देखो कोई भी पंचायत ना राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से ही सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के लिए सामाजिक सहायता अनुदान दे सकती है। तो वहाँ पे सामाजिक सहायता मतलब अगर लगा कि इस पंचायत को लगा कि हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया है तो हमको थोड़ा सा लोगों का भलाई कर देना चाहिए, है ना, तो वहाँ पे सहायता देने के लिए कौन सा विहित प्राधिकारी होगा बोला है, वहाँ पे आहरण करने का था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सहायता देने के लिए है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत निधि से अगर कोई किसी पर्सन को सहायता देना है ना, तो अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व रहेगा ना, वो अगर अप्रूव देगा, है ना, तब फिर हो पाएगा। जनपद पंचायत अगर के पास पैसा है और वो किसी को सहायता देना चाहता है तो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर का साइन लगेगा। और जिला पंचायत की अगर पैसे से किसी को सहायता देना है ना, तब भी कलेक्टर लगेगा, अतिरिक्त कलेक्टर नहीं लगेगा। ये समकक्ष अधिकारी होता है अतिरिक्त कलेक्टर, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कलेक्टर लगेगा। तो ग्राम पंचायत के लेवल पे अनुविभागीय अधिकारी अगर चाहे तो किसी को मदद करना है तो अनुविभागीय अधिकारी पैसा दे सकता है। जनपद पंचायत के लेवल पे कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर दे सकता है। और जिला पंचायत के लेवल पे ना कलेक्टर अनुमति दे देगा तो वो क्या कर देंगे, सहायता दे सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं धारा 73 पंचायत के बजट का अनुमोदन, ठीक है। बजट का ना अनुमोदन कौन करता है, ठीक है। तो प्रत्येक पंचायत प्रतिवर्ष आगामी वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियों तथा व्यय का प्राक्कलन तैयार करेगी, जो कि विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो अपने आने वाले वर्ष के लिए ना जो मिला उनको और जो उन्होंने खर्चा किया उसका पूरा लेखा जोखा वो तैयार करेंगे, और इसके लिए ना विहित प्राधिकारी द्वारा, जो विहित प्राधिकारी होगा उसके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, ठीक है। तो ग्राम पंचायत लेवल पे कौन अनुमोदित करेगा, जिला संयुक्त संचालक, उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण करेगा, ठीक है। जनपद पंचायत लेवल पे कौन अनुमोदन तैयार करेगा, है ना, जिला संयुक्त संचालक उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण करेगा। और जिला पंचायत के लेवल पे ना संचालक पंचायत करेगा, कौन करेगा, संचालक पंचायत करेगा। तो ठीक है, तो ये बजट का अनुमोदन करेंगे ये सब, ठीक है। बजट का अनुमोदन कौन करेंगे, ग्राम पंचायत लेवल पे जिला संयुक्त संचालक उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण। जनपद के लिए लेवल पे भी सेम रहेंगे, जिला संयुक्त संचालक उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण। और जिला पंचायत के लेवल पे संचालक पंचायत अनुमोदन करेगा बजट का, ठीक है।
धारा 76 जिला पंचायत राज निधि बोला है। क्या बोला है? जिला पंचायत राज निधि बोला है। धारा 76 जिला स्तर पर होगा जिला पंचायत राज निधि, और किसके द्वारा बनेगा? राज्य सरकार के द्वारा बनेगा। उसके बाद में आता है धारा 77 पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, है ना, टैक्स इम्पोर्ट। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो धारा 77 पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। तो पंचायतों द्वारा कर लगाने, एकत्र करने और हिस्सा बांटने का नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कर अधिरोपित किया जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप के कर हैं, अनिवार्य कर और ऐच्छिक कर। अनिवार्य कर मतलब उसको लगाना ही है, और ऐच्छिक कर मतलब कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार आप लगा सकते हैं। तो अनिवार्य कर किस में दिया है? धारा 77(1) के अनुसूची 1 का में दिया है। अनुसूची क्या होता है? किसी चीज़ को अगर अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, वहीं पे धारा में कर देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कोई चीज़ को अगर डिस्क्राइब करना है तो अनुसूची बना दिया जाता है ना। तो अनुसूची ना 1 का में धारा 77(1) में अनिवार्य कर दिया है, और 6 टाइप के अनिवार्य कर हैं। कितने टाइप के अनिवार्य कर हैं? 6 टाइप के अनिवार्य कर हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत, देखो यहाँ पे ग्राम पंचायत सिर्फ लिखना, जनपद पंचायत मत लिखना, ठीक है। ग्राम पंचायत, मैं जनपद पंचायत को काट रही हूँ। ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित कर अनिवार्य रूप से अधिरोपित किए जाते हैं। तो इसका जो है ट्रिक है MBL4, ठीक है, MB और L 4 बार L, ठीक है। तो M फॉर मार्केट मतलब बाजार कर, B फॉर बिजनेस मतलब वृत्ति, व्यापार, आजीविका चलाना मतलब बिजनेस करना होता है। उसके बाद में 4 L जो है उसमें सबसे पहला L कृषि, है ना, कृषि भूमि, लैंड, ठीक है। उसके बाद में लाइव स्टॉक, पशुधन का अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब उसमें जो भी कर लगेगा उसको। लाइट का जो कर है उसको भी अनिवार्य कर रहेगा। और L फॉर ये संडास हो जाता है ना, शौचालय, निजी संडासों पर कर, ठीक है। तो ये ना अनिवार्य कर है। शौचालय, निजी संडासों पर कर, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर उनका जो निजी संडास है वो उनका साफ़ सफाई करवाना है, या फिर उनका जो पानी वानी अगर पूरा भर गया है तो उसको अगर उनको साफ़ करवाना है, तो ये सब चीज़ में उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ आ गया। MBL4, M फॉर मार्केट बाजार कर, B फॉर बिजनेस वृत्ति, व्यापार, आजीविका चलाने वाले पर कर, इसको लगाना ही पड़ेगा उनको। लैंड भूमि पर कर, और अगर पशु का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर कर। फिर लाइट प्रकाश पे कर, इसको लगाना ही है। और शौचालय, निजी जो संडास है उस पर कर, है ना। उसके बाद में ना ऐच्छिक कर आते हैं, मतलब इसमें लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो धारा 77(2) के तहत दिया गया है ऐच्छिक कर। 77(2) में अनुसूची 2 का में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ऐच्छिक कर कौन कौन से हैं? तो पूरा पानी वाला कर जो है ना वो ऐच्छिक कर आते हैं ना। ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत, यहाँ पे सिर्फ ग्राम पंचायत ही अगर आप लिखो तो ग्राम पंचायत कर ऐच्छिक वैकल्पिक कर अधिरोपित कर सकते हैं। जल से हुए कर, जल से जुड़े हुए कर, है ना। जैसे जल स्वच्छता पर कर, साफ पानी, जल निकासी पर, नाली अगर बना रहे हैं तो उस पर कर, है ना। और पेयजल की आपूर्ति, है ना। तो वो सब चीज़ का जो कर होता है ना, ये ना क्या होता है, ये ऐच्छिक कर होता है। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन और भूमि पर जो कर है ना वो भी है इसमें शामिल, ठीक है। और ये अधिरोपित करेंगे, अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे ये कर अधिरोपित करना है करके, ये ऐच्छिक कर खुद से नहीं लगा सकते कि ले लगा दिए ऐसा करके, नहीं। अगर तुमको ये सब कर लगाना है ना तो आपको ना जनपद पंचायत या जिला पंचायत से ना आपको अनुमोदन लेना पड़ेगा, ठीक है। जनपद पंचायत से अनुमोदन लेना पड़ेगा कि मैं ये लगाना चाहता हूँ। अगर वो बोल दिया कि लगाओ करके, तब फिर लगा पाएगा ग्राम पंचायत, नहीं तो ऐसे नहीं लगा पाता, ठीक है। अब देखो अनिवार्य कर जो है ना हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो वो MBL4 हमने पढ़ा था, है ना। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला बाजार, ठीक है, B फॉर बाजार या स्थान या कोई भवन पर कर जो है ना ये अनिवार्य कर है। ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर कोई वृत्ति, बिजनेस या व्यापार करने वाले पर, या फिर आजीविका चलाने वाले पर, है ना, उस पर जो कर है ये भी अनिवार्य कर है, ये लेना ही है। भूमि या भवनों पर ना, दोनों पर संपत्ति कर, है ना, जो संपत्ति कर है ये भी ग्राम पंचायत को लेना है। और ग्राम पंचायतों के अधीन किसी बाजार या स्थानों पर बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर कर,
ठीक है। अगर ना बाजार या स्थान पर ना अगर पशु बेचे गए हैं तो उस पर ना जो टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी कर अनिवार्य कर है। और यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गई है, अगर लाइट की व्यवस्था की गई है तो उस पर भी क्या किया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। निजी संडास मतलब प्राइवेट संडास जिसके अपना अलग से जिनका बाथरूम है, उन पर अगर साफ़ सफाई करवाता है ग्राम पंचायत तब भी उनको कर देना पड़ेगा। और जनपद पंचायतों द्वारा नाट्य गृहों, ठीक है, नाट्य गृहों मतलब कि नाटक जो वगैरह होता है ना, कुछ कुछ आयोजन कराया जाता है, फंक्शन वगैरह और प्रदर्शनी होता है सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य प्रदर्शनी पर ना जो कर लगता है, ये क्या होता है, अनिवार्य कर होता है। अब उसके बाद में आ जाता है ऐच्छिक कर, ठीक है। तो ऐच्छिक कर में ना अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो सवारी करने, चलाने या बोझा ढोने वाले जो पशु है ना उनके मालिक पर कर, ठीक है, ये पहले के टाइम में होता था, तो उनके जो मालिक है ना उन पर कर। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बैलगाड़ी, साइकिलों और रिक्शा पर करना जो है ना, रिक्शा पर अगर है, बैलगाड़ी वगैरह है तो उस पर अगर कर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। धर्मशाला बना दिए, वो विश्राम गृह बना दिए लोगों में, अब वैद्यशाला बना दिए, तो अगर उस पर कोई यूज़ करेगा तो उस पर कर लगा सकते हैं कि इतना पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद में ग्राम पंचायत में नियमित जल व्यवस्था होने पर जल कर, ठीक है, अगर जल व्यवस्था अगर अच्छे से करा दिए हैं तो उस पर जल कर भी ले सकते हैं, ये ऐच्छिक कर है। लोकोपयोगिता के विशेष संकल्पों पर अस्थायी कर, है ना। और कूड़ा कचरा हटाने, जो कूड़ा अगर कचरा है तो उसके हटाने, उसके व्यापन के लिए अगर सफाई कर लेना चाहते हैं वो, तो वो भी वो ले सकते हैं। बैलगाड़ी और टांगा स्टैंड अगर बना दिए हैं वो, है ना, तो वहाँ पे पैसा ले सकते हैं, खड़े करने का इतना पैसा लगेगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले चारागाहों पर कर, ठीक है, जो चारागाह जो है ना चराया जाता है वहाँ पे, उस पर भी टैक्स ले सकते हैं। तीर्थाटन कराने पर कर, है ना, तीर्थाटन अगर करा रहे हैं तो उस पर भी कर ले सकते हैं। और अन्य कोई कर जिसे अधिरोपित करने के लिए राज्य विधानमंडल को भारत के संविधान के अधीन शक्ति प्राप्त है, तो इस पर भी क्या कर सकते हैं, ये टैक्स ले सकते हैं। उसके बाद में आता है अनुसूची वन खा, है ना। अनुसूची वन खा जो है ना, वन खा के अंतर्गत क्या था, का में तो अनिवार्य कर था, है ना। और वन खा का 77 वन जो ए था वो भी अनिवार्य करके था, लेकिन वन का पढ़े थे हम लोग अनिवार्य कर में, जो 6 अनिवार्य करते 77 वन के ही अंतर्गत। ये वन खा में ना क्या है, जनपद पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित किए जाने अनिवार्य कर, ठीक है। नाट्य गृहों पर नाट्य, है ना, और उसके बाद में जो नाट्य गृह है उस पर नाट्य सार्वजनिक प्रदर्शनी अगर हो रही है तो उस पर जो कर लेगा कौन लेगा, जनपद पंचायत लेगा, क्योंकि इसको आयोजन कौन कराता है, जनपद पंचायत आयोजित कराता है। तो इस पर ना कर लगाया जाएगा, वो अनिवार्य कर रहेगा। करारोपण हेतु अनुमति, देखो वन का में ग्राम पंचायत के अनिवार्य कर बोला है और वन खा में जनपद पंचायत के अनिवार्य कर बोला है। जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के पूर्व अनुमोदन से जनपद पंचायत अनुसूची 2 के विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर अधिरोपित कर सकेगी। किसी पंचायत द्वारा लगाए गए कर पर राहत देने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। किसके पास है, राज्य सरकार के पास है, वो राहत दे सकती है, बोल सकती है कि इस पर टैक्स मत लगाओ। उसके बाद में धारा 79, धारा 79 ना कराधान के विरुद्ध अपील है। अगर कराधान है उसके विरुद्ध अपील किसको कर सकते हैं कि ये टैक्स लगा रहे हैं भाई, हमको अपील करना है, तो क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के मामले में अगर कोई पर्सन है तो वो अनुविभागीय अधिकारी को अपील कर सकता है। उसके बाद जनपद पंचायत के मामले में ना वो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को कर सकता है जनपद पंचायत के मामले में। ओके, ठीक है। वाली हूँ कि अनुसूची 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 का, है ना, अनुसूची 2 का और 1 खा बता चुकी हूँ। अब उसके बाद में अनुसूची 3, अनुसूची 3 में क्या लिखा है, अनुसूची 3, ठीक है, 3 में लिखा है बाजार कर को ठेके पर दिया जाना, ठीक है, बाजार कर को ठेके पर दिया जाना। तो ये धारा 80 में बोला है, किसमें बोला है, धारा अनुसूची 3 के धारा 80 में बोला है बाजार कर को ठेके पर दिया जाना। ओके, ठेके पर दिया जाना। और अनुसूची 4 में ना, अनुसूची 4 में पंचायत के कार्य एवं शक्ति दिया है, ठीक है, धारा 53(1) में दिया है, पंचायत के कार्य एवं शक्ति धारा 53(1) में दिया है।
अच्छा, जिला पंचायत का कर यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो जिला पंचायत का कर भी थोड़ा सा आप लिख लो। ऐसी भूमि जो जनपद पंचायत में निहित है और किसी को लाइसेंस में दिया जा रहा है ना, तो उसको ना जिला पंचायत कर लगा सकती है। ठीक है, जनपद पंचायत को दी गई है और कोई और किसी को लाइसेंस में दिया जा रहा है, तो उस पर जिला पंचायत कर लगा सकता है। और धारा 78 में बोला है, क्योंकि यहाँ पे 78 नहीं दिया है, तो 78 में बोला है करों को विनियमित करने की राज्य सरकार को शक्ति। मतलब ये जो कर है ना, उसको विनियमित कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा कर को विनियमित। ठीक है, राज्य सरकार करेगा विनियमित कर को। ठीक है, राज्य सरकार करेगा कर को विनियमित। तो याद रखिएगा, धारा 78 में बोला है करों को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति होगी। तो वर्षों में पूछे गए प्रश्न इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है ये बोला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर प्रकाश कर। दूसरा है वृत्ति कर। ठीक है, हमने अनिवार्य कर में क्या पढ़ा था? MBL4 पढ़ा था ना, MBL। ठीक है, मार्केट, बिजनेस, लैंड, लाइट, लैट्रिन, और क्या था? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पशुधन के रजिस्ट्रेशन पर, मतलब लीव स्टॉक। ठीक है, तो ये सब था MBL4, है ना। तो यहाँ पे ना जो हमारा ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ है। तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर प्रकाश कर, तो ये एकदम सही है। उसके बाद में आता है वृत्ति व्यापार कर, तो ये भी एकदम सही है। उसके बाद में आता है सरायों धर्मशालाओं पर फीस। ठीक है, तो धर्मशालाओं पर फीस ना ये यहाँ पे नहीं बोला था। ठीक है, नहीं बोला था अनिवार्य फीस में। जल कर तो बोला ही नहीं था, जल कर तो नहीं बोला था, ये तो ऐच्छिक कर है। ठीक है, उसके बाद में बाजार जो फीस है ना, बाजार फीस, तो हाँ बाजार फीस तो बोला गया था। बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फ़ीस जो है ना, तो बैलगाड़ी स्टैंड पर फीस ये अनिवार्य फीस नहीं था। ठीक है, ये अनिवार्य फीस नहीं था, ऐच्छिक था, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 5। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई था, लेकिन यहाँ पे ये विलोपित हो गया। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर निम्नलिखित हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बाजार या स्थान या कोई भवन पर कर। ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर कोई वृत्ति व्यापार वाले आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों पर कर। भूमि या भवनों या दोनों पर संपत्ति कर। ठीक है, तो संपत्ति कर भी। उसके बाद में ग्राम पंचायतों के अधीन किसी बाजार या स्थानों पर बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर कर। ठीक है, उसके बाद में यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाश व्यवस्था कराई गई है तो जाता है। उसके बाद में निजी संडास पर कर, जबकि इनकी सफाई ग्राम पंचायत अभिकरण द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकती? तो कौन सा कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती? गृह कर लगा सकती है, वाहन कर लगा सकती है, बताइए, आप बताइए। तीर्थयात्री कर या फिर प्रवेश कर, कौन सा कर लगा सकती है? ठीक है, क्या बोला है? नहीं लगा सकती। तो कौन सा नहीं लगा सकती? प्रवेश कर नहीं लगा सकती। प्रवेश कर के बारे में हमने पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है ना। गृह कर पढ़ा है, वाहन कर, तीर्थयात्री कर, लेकिन प्रवेश कर कभी नहीं लगा सकती। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उस निधि का भाग होगी। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में कहा है? मैंने बताया है आपको बार बार, धारा 66 में कहा है। ठीक है,
की समस्त राशियाँ उस निधि का भाग होगी, तो ये धारा 66 में बोला है। यहाँ पे और भी कुछ आर्टिकल या फिर धारा बोलते हैं इसको, आर्टिकल नहीं बोलते। धारा ना, राज्य सरकार 62 क्या बोलता है, धारा 62, राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। ठीक है, राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी, धारा 62। धारा 63 क्या बोलता है, पंचायत के निधियों का समानुदेशन, क्या बोलते हैं, पंचायत के निधियों का समानुदेशन। और 65 क्या बोलता है, स्थावर संपत्ति का अंतरण, जो स्थावर जो संपत्ति है ना उसका अंतरण। और धारा 66 में क्या बोलता है, पंचायत निधि। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो देखो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव था, तो मैंने इस चैप्टर के साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर दिया। तो चलिए बाय बाय। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, बाय बाय।